जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों जैसा कि पहले भी मैं ये टॉपिक जो है आपको पढ़ा चुका हूँ, जो आपका फर्टिलाइजर है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, आपका खाद और उर्वरक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, खासतौर से एमपीपीएटी और आईसीआर के लिए। खासतौर से अगर हम आपसे बात करें तो एमपीपीएटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो इस टॉपिक को अपन पहले भी जो है कवर कर चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की आपको जो है लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें, जो आपका खाद एंड उर्वरक का फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो आप उनको भी कवर कीजिएगा। सेकंड पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जो है कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने फर्स्ट पार्ट की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी सभी लोग जो भी चैनल पर नए हैं, तो आपसे को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के, इसको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे सभी लोग देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेरे को लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बीज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। अगर भाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर सीड डेवलपमेंट, यहाँ पे अगर बीज के विकास के लिए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ये 2018 में जो आपका एग्रीकल्चर एजी 123 के ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रुप में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि बीज के विकास के लिए निम्नलिखित कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो जिंक, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे सीड डेवलपमेंट के लिए जो पोषक तत्व जो एलिमेंट आवश्यक है, वो यहाँ पे कौन सा है, वो यहाँ पे फॉस्फोरस, याद रखिएगा, ठीक है। बीज के विकास के लिए यहाँ पे फॉस्फोरस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। आप सभी को पता है कि प्राथमिक पोषक मतलब प्राइमरी कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनमें सभी को पता है, आपका नाइट्रोजन हो गया और फॉस्फोरस हो गया और पोटास, ये आपके जो है प्राइमरी न्यूट्रेंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये आप देख सकते हो, ग्रोथ जब आपकी सीड होता है, ग्रोथ इस टाइप से होती है, आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। एम्ब्रियो विकास होता है, फिर सीड कोट, फिर कॉडिलीडन, फिर यहाँ पे फोलिकल, लीव्स वगैरह, ये पूरा विकास होता है। आपने सभी ने जर्मिनेशन का जो डायग्राम देखा होगा, इसको आप समझ सकते हैं इससे। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की आप यहाँ पे बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ये एक भी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खासतौर से, ठीक है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। जई की भूरी चित्ती रोग का कारण है। जई में जो भूरी चित्ती रोग होता है उसका कारण क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ भूरी चित्ती रोग क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये धान का जो है भूरी चित्ती रोग होता है कुछ इस टाइप से। आप जब जो है जई के पत्ते को देखोगे तो आपको ये आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप के नजर आ रहा है ना, ये होता है धान का चित्ती रोग, भूरी चित्ती रोग। ये देख सकते हो आप, भूरी टाइप के आपके वाइट टाइप के यहाँ पे बन गए, इसलिए इसको भूरी चित्ती रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से पोषक तत्व की कमी से, यहाँ से कौन से ऐसा जो है पोषक तत्व है जिसकी डेफिशिएंसी से जो है ये रोग होता है भूरी चित्ती रोग। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, कॉपर की डेफिशिएंसी, मैग्नीज की डेफिशिएंसी, ये यहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे जई में भूरी चित्ती रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, यहाँ पे मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। किसकी कमी से, मैग्नीज। सभी ने जो है इस तत्व के बारे में सुना होगा, इस सूक्ष्म पोषक तत्व है आपका मैग्नीज की कमी से जो है यहाँ पे जई में भूरी चित्ती रोग जो है अपने को देखने को मिलता है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी आपको सभी को पता है कि मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, क्लोरोफिल के निर्माण में, ठीक है। सभी को पता है क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम सबसे पहला काम इसका क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण में। सेकंड काम क्या है मैग्नीशियम का, सेकंड काम है पशुओं में आपने देखा होगा ग्रास टिटेनी रोग। सभी ने समथिंग भी मेरे को सुना होगा, ग्रास टिटेनी, है ना। तो ग्रास टिटेनी जो आपका रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी से ही आपका ग्रास टिटेनी रोग होता है। ये आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं खासतौर से मैग्नीशियम के, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सेकंड बात करते हैं आपके कॉपर की। भाई कॉपर की क्या क्या काम है, तो कॉपर सबको सभी को पता है कि नींबू वर्गीय में सबसे इंपॉर्टेंट रोग कौन सा होता है, गेमोसिस। याद रखिए, खासतौर से संतरे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो गेमोसिस जो आपका है
गेमोसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा डाइवैक के बारे में, ठीक है, डाइवैक बिल्कुल सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो डाइवैक जो आपका होता है और यहाँ पे गेमोसिस, ये आपके जो है कॉपर की कमी से ही होता है, ठीक है। नींबू वर्गीय जो है जो आपके फसल होती है, नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनमें ये बहुत नुकसान पहुंचाता है आपका गेमोसिस और डाइवैक। तो ये किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे ये कॉपर की डेफिशिएंसीज होता है। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है कॉपर का, बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी है भाई, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है ये, कि अमरूद में, सभी ने सुना होगा गुआवा में, अमरूद में जो फूड क्रैकिंग होती है, अमरूद में आपने देखा होगा अमरूद का फल चटक जाते हैं, उनमें दरांच टाइप की आ जाती है। तो अमरूद में जो आपकी फूड क्रैकिंग होती है वो किसकी कमी से होती है, तो कॉपर की कमी से जो है अमरूद में फूड क्रैकिंग होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल कॉपी पेन रखे होगे सभी लोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कॉपर में जो कॉपर की कमी से अमरूद में फूड क्रैकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो मैग्नीज, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। बाकी जिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिंक की कमी से क्या होता है, तो जिंक की कमी से आप सभी को पता है कि मक्का हो गया आपका, ठीक है, मक्के में, और आपका जो है कपास यानी कॉटन, मक्का और कॉटन यानी मेज और कॉटन में क्या होता है कि जो है जिंक की कमी से क्या हो जाता है, वाइट टिप, सभी ने सुना होगा सीड्स कली का रोग हो जाता है, वाइट है ना, वाइट टिप, वाइट बर्ड के बारे में, बढ़िया बर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कली का। तो यहाँ पे सफेद कली का रोग जो है मक्के में और कपास में किसकी कमी से, जिंक की कमी से हो जाता है। तो ये जो है पॉइंट आपको सभी को याद रखने हैं। आजकल जो है ज्यादातर क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, आपके जो प्लांट पैथोलॉजी वाला टॉपिक है, इससे अधिकतर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ले लो आप, या आपके एंट्रेंस एग्जाम में ले लो। अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके रोग विज्ञान से अधिकतर पूछे जा रहे हैं, कि है ना, कि कौन सा रोग किसके पोषक तत्व की कमी से होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका खासतौर से प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नीज इज द राइट आंसर, मतलब सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, ठीक है। ये आपने भूरे रोग देख लिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे सल्फर को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, सल्फर को, खासतौर से सल्फर को, आपको पता है सल्फर खासतौर से किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो जो आपकी वाइल्ड सीड क्रॉप है, जो तिलहनी फसलें हैं, उनमें सल्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लहसुन हो गया आपका, प्याज वगैरह हो गई, इनमें सल्फर मतलब अधिकतर मात्रा पाई जाती है, इसलिए जो है इन फसलों को सल्फर की मात्रा अधिक लगती है। तो ये जो पौधे होते हैं सल्फर को किस रूप में ग्रहण करते हैं, हर पौधे का एक जो है वो होता है, धान पौधे को नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है, सबका एक अलग अलग जो है पैटर्न होता है। इसी प्रकार से सल्फर किस प्रकार से जो है प्लांट उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SO2 नेगेटिव, SO3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SO3 डबल नेगेटिव लिखा हुआ है, और SO4 यहाँ पे आप देख सकते हो डबल नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और SO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पौधे सल्फर को लेते हैं वो SO3 डबल नेगेटिव और SO4 डबल नेगेटिव के रूप में जो है पौधे सल्फर को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर। सल्फर पौधे को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो SO3 डाइनेगेटिव और SO4 डाइनेगेटिव के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी फसलों में पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए भाई, सल्फर को, नाइट्रोजन का, सभी का इनके याद होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आप क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा हुआ है कि ज्वार की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ज्वार जो आपकी बार्ले है, सॉरी सोरगम है, सोरगम में आपका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, किसके द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था। आपने सभी ने सुना होगा कि जैसे आपकी बहुत सारी दलहनी फसलें हैं, उनमें आपने सुना होगा कि राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम को जो है क्या किया जाता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। उसी प्रकार से ज्वार, आपकी अनाज वाली बहुत सारी फसलें हैं, तो उनमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा वो यहाँ पे एजेटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एजोटोबैक्टर, सभी ने इसके बारे में सुना होगा। एजेटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो आपकी अनाज वाली क्रॉप है, खासतौर से अनाज वाली आपकी क्रॉप है, मक्का वगैरह हो गया, इनमें जो है ये जो क्या किसका काम करता है, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दलहनी फसलों में आपको पता है राइजोबियम करता है। बाकी एजो जो आपका एस्पिरिलम है, इसमें भी आपको पता है जनरली क्या आ जाती है, आपकी मोटे खाद्यान्न जो होते हैं जनरली वो इसमें आ जाते हैं। मोटे मोटे खाद्यान्न सभी ने सुना होगा, जई, कोदो, कुटकी वगैरह, ये सब आपके अनाज जो होते हैं। समथिंग वे में एजेटोबैक्टर और एंजियोस्पर्म दोनों समथिंग एक ही काम है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस के लिए सूचक फसल का कार्य करती है भाई।
कौन सा ऐसा जो है फॉस्फोरस के जैसे उसको, जैसे कि फॉस्फोरस की कोई भी कमी महसूस हुई, वो तुरंत जो है लक्षण प्रकट कर देगा तुरंत। विच क्रॉप यूज्ड अस इंडिकेटर क्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, यानी सूचक फसल का कार्य करती है। तो आप देख सकते हो पोटैटो या मस्टर्ड या यहाँ पे सूरजमुखी या सलजम। तो जो आपकी यहाँ पे सूरजमुखी दी हुई है, ये क्या करती है कि जो है फॉस्फोरस का जो है बहुत ही सूचक फसल मानी जाती है, खासतौर से जो पोषक तत्व की कमी होते हैं उनके लक्षणों को जल्दी जो है प्रकट कर देती है। कौन? सूरजमुखी। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका 5 का सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं सनफ्लावर, सभी को पता है। ठीक है, कार्थेमस टिंक्टोरियम इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम है, सभी ने पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 6 की, तो ये क्या पूछ रहा है कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं एग्जाम में। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट यानी MAP में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन कंटेंट इज मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में भाई नाइट्रोजन की कंटेंट कितना रहता है? 48%, 11%, 26% या 18%। कितने परसेंट जो है मोनो अमोनियम फॉस्फेट्स में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है? तो आपको सभी को पता है कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की जो कंटेंट रहता है वो कितना रहता है? 11%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कितने परसेंट रहता है? 11% के आसपास जो है आपकी MAP में नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। जबकि एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि MOP में फॉस्फोरस का कंटेंट कितना रहता है? तो फॉस्फोरस का सभी को पता है 20% यहाँ पे फॉस्फोरस का कंटेंट रहता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन तो मैंने आपको बता दिया कितने परसेंट, 11, फॉस्फोरस 20%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, कुछ शक्कर के रूप में पाया जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये कुछ आपका शक्कर के रूप में पाया जाता है, शक्कर के दाने होते हैं, इस प्रकार से आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी ने पढ़ा ही होगा भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, फरीदाबाद जो आपका है वहाँ पे स्थित है, फरीदाबाद में। इसका एस्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना कब हुई? तो 1982 में, याद रखिएगा। अगर आप पूछे आपसे 1982 में जो है इसको स्थापना की गई थी, कहाँ पे? फरीदाबाद में, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। भाई ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से जैव उर्वरक नहीं है, विच इज द नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। भाई कौन यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एजेटोबैक्टर, एंजोला, सुफला या एजोस्पिरिलम। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है जो जैव उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं? तो एजेटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, एंजोला हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, ये सभी क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर है। बट यहाँ पे जो सुफला है ये रासायनिक जो है आपका फर्टिलाइजर है, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भाई कौन यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? भाई बताएं, आपका ग्रीन एल्गी या यहाँ पे ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी, कौन यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपको पता है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरे शैवाल, सभी ने सुना होगा इसके बारे में। जो क्या करता है कि ये धान के खेत में इसको डालने पर ये कितना 25 से 30 किलोग्राम यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। कौन? नीली हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको अगर धान में डालते हैं तो 15 से 20% आपके धान में जो है वृद्धि हो जाती है उपज में। ठीक है, किसका उपयोग करने से? नीली हरे शैवाल का उपयोग करने से 15 से 20% अपने धान की फसल में इंक्रीज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा। आप लोगों ने तालाबों में जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा होगा, तो आपको मेरे को लगता है शायद बताने की जरूरत है नहीं, या आप लोगों ने सभी ने यहाँ पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी तालाबों में बिल्कुल देखी होगी। ठीक है, ये कुछ कई टाइप की जमीन होती है, इसको जनरली अपन गाँव की भाषा में कई वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की, तो ये भी अपना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत में निर्मित सबसे पहला उर्वरक है। भाई फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया, सबसे पहला निर्मित उर्वरक कौन सा था भाई भारत में? तो सभी को पता है कौन सा था? SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। बहुत ही महत्वपूर्ण भाई, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आपका है ये भारत में सबसे पहला निर्मित जो आपका उर्वरक है वो माना जाता है, SSP, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, बाकी आपको DAP के बारे में पता है, यूरिया के बारे में पता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट के बारे में भी पता होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लैब
लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? विच एलिमेंट इज फाउंड इन लैग हीमोग्लोबिन? तो सभी को पता है जो आपका लैग हीमोग्लोबिन होता है कहाँ मिलता है आपको? राइजोबियम के अंदर पाया जाता है। जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये जो है रेड कलर का होता है। सभी को पता है लैग हीमोग्लोबिन, आप गूगल करके देख सकते हो। ये रेड कलर का आपका जो होता है रेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसकी जो है जनरली कुछ इस प्रकार की नसें टाइप की होती है, उनमें जो है ये पाया जाता है, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन। तो ये जो है कौन से लैग हीमोग्लोबिन कौन से तत्व पाया जाता है, इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? तो इसके अंदर आपको पता है आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है आपको लैग हीमोग्लोबिन के अंदर? तो आयरन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। भाई ये क्या बोल रहा है कि यूरिया में हानिकारक पदार्थ है, हार्मफुल कंटेंट इन यूरिया। भाई यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन सा है? आप देख सकते हो यहाँ पे यूरिक एसिड, बायूरेट, एमाइड या साइनामाइड। तो यहाँ पे यूरिया में हानिकारक पदार्थ सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या माना जाता है? बायूरेट माना जाता है, ठीक है। बायूरेट जो है यूरिया में बहुत ही हानिकारक पदार्थ माना जाता है। इसकी जो है मात्रा कभी भी 1.5% से अधिक नहीं जानी चाहिए, इससे कम ही रहनी चाहिए बायूरेट की मात्रा। किसमें? यूरिया में, ठीक है। आपको बाकी सभी को पता होगा यूरिया के बारे में, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा NH2CONH2, यूरिया के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक है यूरिया, तो इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में। और बाकी आप सभी को पता है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट, लगभग समथिंग में 20% के आसपास कार्बन मिलती है यूरिया के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 26.6% के आसपास अपने को यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन देखने को मिलता है। हाइड्रोजन समथिंग 12%, 6 से 8-10% के आसपास जनरली हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है इसका संगठन होता है। बाकी आपको थायोयूरिया बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी होती है आपको सभी को पता है? 36% यहाँ पे थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन कितनी मात्रा होती है? 36%, 36% थायोयूरिया में, ठीक है, याद रखिएगा भाई आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो बहुत ही ये भी समथिंग मेरे को लग रहा है सभी को पता होगा, बट अधिकतर लोग जो है इसको गलत करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बट आपको इसका आंसर याद रखना है कि गोबर की खाद को खेत में डालने का उपयुक्त समय है, सुटेबल टाइम फॉर अप्लाइंग फार्म यार्ड मैन्योर्स इनटू फील्ड। तो भाई जो है गोबर की खाद को खेत में डालना है तो उपयुक्त समय क्या होता है? बोने के 15 से 20 दिन पहले, यानी 15 से 20 डेज बिफोर सोइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, बोने के 30 से 35 दिन पहले, या बोने के 50 से 60 दिन पहले, या बोने के 3 महीने पहले। तो भाई सीधी सी बात है, गोबर की खाद को अगर अपने खेत में डालना है तो बोने के क्या करेंगे? 30 से 35 दिन पहले डालेंगे। और ठीक है, याद रखिएगा कैसे डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि फील्ड के अंदर ये खेत है तो आप सिर्फ छिड़क दोगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पे मिट्टी में दबाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वो गोबर की खाद जो है सूख जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए गोबर की खाद को खेत में डालने के पूर्व का उपयुक्त समय क्या होता है? बोने के 30 से 35 दिन पहले जनरली आप खेत में इसका छिड़काव कर दें, ठीक है, इसको ब्रॉडकास्ट कर दें। आपने सभी ने मेथड सुनी होगी बहुत सारी। यहाँ पे राइट क्या है आंसर? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है? यहाँ पे बी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो ये भी भाई बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको अधिकतर क्वेश्चन परसेंटेज का देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा का प्रतिशत। भाई पोटेशियम सल्फेट बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है पोटास वर्ग के उर्वरक माने जाते हैं। आपने सभी ने बहुत सारे नाम सुने होंगे पोटास वर्ग के उर्वरकों में, ठीक है ना। जिसमें पोटेशियम म्यूरेट, आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास, याद रखिएगा, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें पोटास की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 60% के आसपास जो है म्यूरेट ऑफ पोटास में आपको फॉस्फोरस जो है पोटास आपको देखने को मिल जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, कि उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम 60% पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें जैसे बहुत सारे उर्वरक होते हैं आपके पोटास वर्ग में, तो बट जो आपका यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है ये क्या है? ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फसलों में ही दिया जाता है, कुछ चुनिंदा फसलों में ही जो है पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बताऊं आलू, ठीक है, आलू है तो आलू में जनरली जो है इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैं आपको भी बताता हूँ आलू में इसका उपयोग कर सकते हैं पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है। इसके बाद आपका तंबाकू, सभी ने सुना होगा टोबैको के बारे में, ठीक है, तंबाकू, और तंबाकू के बाद क्या होगा? टमाटर, ठीक है।
टमाटर, इन सभी फसलों में जनरली किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसमें भाई? म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि सभी को पता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, आप सभी ने KCl के रूप में इसको देखा होगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश को भाई इसलिए इसको नहीं देते हैं कि इसकी सांद्रता अगर ज़्यादा हो गई है, इसको डालने से क्या होता है, तंबाकू की पत्तियाँ जल जाती हैं, इसलिए जो है जनरली इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं। किसका? इसका क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग जनरली अपन या आपकी जो आलू, तंबाकू, टमाटर इनमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोटेशियम सल्फेट में पोटाश की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो यहाँ पे 48 से 52% यानी 52% के आसपास जो है आपकी पोटेशियम सल्फेट में पोटाश की मात्रा होती है। यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया में कितने प्रतिशत घोल का पर्णिम छिड़काव किया जाता है, मतलब फॉलिकल स्प्रे कितने प्रतिशत घोल का जो है यूरिया के किया जाता है। तो आप देख सकते हो 0.5 से 1%, 1 से 1.5%, 1.5 से 2% या 2 से 2.5%। तो यहाँ पे जनरली जो स्प्रे अपन उपयोग करते हैं यूरिया का, वो कितने परसेंट का करते हैं? तो यहाँ पे जो जनरली आपने देखा होगा कि यूरिया का पर्णिम छिड़काव कितने परसेंट का करते हैं, तो ये आपको पता है 0.5 से 1% जो है यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? पर्णिल छिड़काव करते हैं, खासतौर से यूरिया का। ठीक है, कितने परसेंट के आसपास? 0.5 से 1% के जनरली समथिंग वे में इतना ही लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 16 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 17 की। तो ये भी भाई आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन नंबर 17 कि गोबर गैस में निम्न की अधिकता होती है। गोबर गैस सभी ने देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर इन बायोगैस? भाई बायोगैस में किसकी अधिकता होती है आप लोगों को पता है? तो बायोगैस में आप ऑप्शन देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में। तो क्या राइट आंसर होगा? तो गोबर गैस में जो अधिकता होती है वो यहाँ पे मीथेन की होती है, CH4 मीथेन। कितने परसेंट होती है? 50 से 60% जो आपको गोबर गैस में मीथेन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन की ही होती है। मीथेन आपको सभी को पता है ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 6 से 10% जो है यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की मात्रा होती है, खासतौर से गोबर या बायोगैस के अंदर। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले ही अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित होता है। तो क्लोरोफिल की संरचना में आपको पता है कौन कौन सम्मिलित होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन दोनों ही सम्मिलित होते हैं, बट यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन भी ऑप्शन में, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है और पोटास भी है। तो सबसे यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ पे मैग्नीशियम को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए और आयरन भी ऑप्शन में दिया हो तो अपने को आंसर क्या लेना है? यहाँ पे मैग्नीशियम अपने को आंसर लेना है, ना कि आयरन। ठीक है, फिर अगर ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम नहीं दिखता है तो फिर यहाँ पे आप आंसर आयरन ले सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि उर्वरक तथा जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी ने जो है जनरली आपकी एरिगेशन वगैरह में इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। यहाँ पे अपन फर्टिलाइजर में भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि उर्वरक तथा जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है। फर्टिलाइजर एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इज मिनिमम फॉर, किसकी होती है भाई? उर्वरक की और जल उपयोग क्षमता सबसे कम। तो सभी को पता है यहाँ पे धान जो होता है इसको सिर्फ क्या है, उर्वरक और जल ज़्यादा चाहिए रहते हैं, इनकी उपयोग नहीं कर पाता। धान क्या है, जल को ना तो उपयोग करता है और ना उर्वरक को उपयोग करता है, ये सिर्फ उर्वरक की बर्बादी करता है। कौन? धान। बट आपका यहाँ पे गेहूं आपको पता है क्या करता है? सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता किसकी होती है? तो यहाँ पे गेहूं की आपको पता है 6 से 7 सिंचाई जनरली गेहूं को चाहिए ही चाहिए रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका गेहूं है इसकी जल उपयोग क्षमता अधिक होती है, उर्वरक भी अधिक चाहिए रहता है। बट यहाँ पे उर्वरक क्षमता और जल उपयोग क्षमता यहाँ पे सबसे कम किसकी होती है? धान जो आपका ओराइजस सटाइवा है इसकी बहुत ही कम जो है आपकी एफिशिएंसी होती है वाटर की ऑब्जर्व करने की। सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही करता है, आपको पता है लीचिंग वगैरह के, क्षालन वगैरह के द्वारा नुकसान होता है उर्वरकों का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है कि मूंगफली के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है, बेस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर ग्राउंडनट, यानी एरेकेस हाइपोजिया के लिए
बहुत ही मतलब सुटेबल उर्वरक कौन सा है, तो आप देख सकते हो यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जिनने भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, मैंने जस्ट अभी ऊपर ही बात की थी, आपको बताया था कि सल्फर का उपयोग जनरली जो आपकी वाइल्ड सीड क्रॉप होती है, आपको सभी को पता है क्या है, बताया था मैंने कि जो आपकी वाइल्ड सीड क्रॉप होती है, ठीक है, वाइल्ड सीड क्रॉप के बारे में मैंने बात की थी कि जो आपकी वाइल्ड सीड क्रॉप होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, सल्फर। और यहाँ पे मूंगफली क्या है कि आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है। तो इसमें क्या डालेंगे, तो यहाँ पे अमोनियम जो आपका सल्फेट है इसका उपयोग जनरली क्या करते हैं, सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ पे सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, 20 का, ठीक है। मूंगफली में सर्वोत्तम जो आपका यहाँ पे उर्वरक माना जाता है वो होता है अमोनियम सल्फेट, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर निकल के आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन भाई, ये तो सभी को पता होगा कि दलहनी फसलों के लिए आदर्श एनपीके अनुपात क्या होता है भाई। आइडियल एनपीके रेशो फॉर पल्सेस क्रॉप के लिए तो कितना होगा, आप यहाँ पे 4:2:1 या 1:2:1 या 1:4:2 या 4:4:0, तो क्या यहाँ पे रेशो बेस्ट रहेगा पल्सेस क्रॉप के लिए। तो सभी को पता है जैसे दलहनी फसलों के लिए आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि जनरली जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं इनको क्या, इनको नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए रहता है, इनको अधिक मात्रा में क्या, फॉस्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें आपका फॉस्फोरस ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे 1:2:1 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, 1:2:1 है ना, याद रखिएगा। वैसे आपको सभी को पता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कि भारतवर्ष में सामान्यतः हरी खाद के लिए कौन सी फसल लेते हैं। अगर आपको भारत में हरी खाद बनाना है तो कौन सी फसल बहुत ज़्यादा चलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योर्स इन इंडिया। ऑप्शन ढैंचा, मसूर, मटर या मूंग, तो किसका यहाँ पे उपयोग करते हैं। अगर भारत में हरी खाद का उपयोग करना है तो आपको सभी को पता है यहाँ पे उपयोग किसका करते हैं, तो ढैंचा का। भारत में हरी खाद अगर बनाना है तो सबसे सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, ढैंचे का। बट अगर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका है हरी खाद बनाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, विश्व में हरी खाद अगर वर्ल्ड वाइड आपको हरी खाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, तो वो आपकी सनई। सनई आपका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है विश्व में हरी खाद बनाने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है, सनई का। और सर्वोत्तम खाद भी आपकी जो है सनई की ही बनती है। बट भारत में क्या है कि ढैंचे से ये हो जाता है कि जल्दी खाद तैयार हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लोग भारत में जनरली क्या करते हैं, ढैंचे का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ढैंचे का एक और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ढैंचे को आप ऊसर, अगर मृदा है आपकी यहाँ पे ऊसर मृदा भी है आपकी, तो ढैंचे को अगर आप ऊसर मृदा में भी लगा दोगे तो जल्दी उग जाता है। इसलिए भारत में जनरली आपका जो है ढैंचे का यहाँ पे जनरली हरी खाद बनाने के लिए उपयोग किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, कि हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसल है। द क्रॉप यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योर्स आर। अगर हरी खाद के लिए भाई कौन कौन सी फसलें उपयोग की जाती हैं, आपको बताएं भाई। आप ऑप्शन में सभी लोगों ने हरी खाद में पढ़ी होंगी बहुत सारी, ढैंचा, सनई या लोबिया, या ढैंचा, गेहूं, घास। देखिए गेहूं का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो गया। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम आपसे बात करें, ज्वार, बाजरा, मक्का, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मक्का का तो एक रूप में कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज्वार अपन इनका नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो सनई, घास और मक्का, बिल्कुल भी इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का ए आपका राइट आंसर, यानी सनई, लोबिया और ढैंचा इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 क्या बोल रहा है कि निकिल को कब आवश्यक पोषक तत्व माना गया। भाई निकिल को कब आवश्यक पोषक तत्व माना गया, जैसा आपको सभी को पता है कि 16 जो है इंपॉर्टेंट पोषक तत्व थे, बट एक साइंटिस्ट थे आर्नर स्टाउन करके, आप सभी को पता है, तो इन्होंने जो है आपके एक और पोषक तत्व को आवश्यक बनाया जिसका नाम था निकिल। इसको कब आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में जोड़ा गया, जैसे कि अभी फिलहाल में आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। तो इसमें निकिल को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो इसको निकिल को जो है आपका 1987 यानी 1987 में जो है यहाँ पे निकिल को ऐड किया गया आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में। तो यहाँ पे याद रखिएगा सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। ये भी भाई अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा भंडारण करने वाला पोषक तत्व है द न्यूट्रेंट दैट स्टोरेज एनर्जी। भाई कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो एनर्जी को स्टोरेज करता है, तो आपको सभी को पता है, एक आप याद रखिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी, एस, पी, एन और सी। ये जो
पोषक तत्व हैं ये किसका काम करते हैं, एनर्जी को भंडारित यानी स्टोरेज करने का काम करते हैं। कौन कौन से, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन। याद रखिएगा एसपीएनसी, सिंपल फंडा है एसपीएनसी, इससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ये यहाँ पे ऊर्जा भंडारण का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन जो आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पे ऊर्जा भंडारण का काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसको आपको खास तौर से याद रखना है क्वेश्चन नंबर 26 को, कि गाजर और मूली में मिठास के लिए जिम्मेदार तत्व कौन से हैं। आपको पता है गाजर मीठी होती है, बहुत सारी मूली भी आपकी मीठी होती है, तो उनके लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है। द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग स्वीटनेस इज कैरोट एंड रेडिस। जैसे आपको इसका वैज्ञानिक नाम तो पता होगा जनरली, गाजर का डोकस कैरोटा और मूली का रेफेनस सटाइवस। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे किसकी मिठास कौन से पोषक तत्व की कमी से आती है, मतलब तत्व की जिम्मेदार है मिठास के लिए, तो क्लोरीन, सोडियम, मोलिब्डेनम या कैल्शियम। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार तत्व माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, यहाँ पे मोलिब्डेनम। याद रखिएगा मोलिब्डेनम यहाँ पे जो है मिठास के लिए जिम्मेदार माना जाता है गाजर में। आपको पता है मोलिब्डेनम को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो तत्व भी बोला जाता है, इसको अल्ट्रा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोला जाता है। किसको, मोलिब्डेनम को। याद रखिएगा यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी की बात यहाँ पे हुई है। बहुत मैंने पूछा था ना भाई, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आपके एग्जाम में आते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इनसे। सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम कितना होता है, फॉस्फोरस कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम परसेंटेज कितना होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 18 से 19% जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की मात्रा होती है। और आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की मात्रा तो कितनी होती है, ये उन्हीं को पता होता है जिनने याद किया होता है, तुक्के कभी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, 18 से 19%। ठीक है, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक है, द मोस्ट यूज्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज, मतलब कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किए, तो आपको सभी को पता है राइजोबियम आपका सबसे ज्यादा फेवरेट जो है जैव उर्वरक माना जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सभी ने सुना होगा। ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम, बहुत सारे इनके नाम है। ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। जो है जनरली राइजोबियम का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद बहुत से लोगों ने। रेसे या जो चारे वाली आपकी क्रॉप होती हैं उनके लिए एनपीके कितना लगता है भाई, एनपीके का रेशियो क्या रहेगा आपकी फाइबर और फूडर क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए जो एनपीके का रेशियो रहता है वो कितना होता है, 2:1:4। मतलब आपकी क्या रहेगा, 2 नाइट्रोजन रहेगी, 1 यहाँ पे फॉस्फोरस रहेगा, यहाँ पे पोटास जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि पोटास जो है आपकी क्रॉप कौन सी, रेसे और चाले वाली जो क्रॉप है इनको आपका पोटास बहुत ज़्यादा लगता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको होती है, तो रेसे और चारे वाली क्रॉप को आपका कितना पोटास लगता है। तो ये अनुपात से आपको यहाँ पे अनुमान लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की आपकी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय उर्वरक मंत्री है भाई, भारत जो आपके वर्तमान में अभी फिलहाल में इंडियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर है वो कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सदानंद गौड़ा, अनुप्रिया पटेल, या आपकी दर्शना विक्रम है, या आपकी प्रतिमा भूमिका, कौन आपकी जो है यहाँ पे फिलहाल में इंडियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। तो सभी को पता है सदानंद गौड़ा जो है इंडियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में। तो ये आपको इतनी चीज़ें जो है याद रखनी है। और एग्रीकल्चर में कभी कभी जो है आउट ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप 1-2 क्वेश्चन का बिल्कुल भी लोड ना लें। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पार्ट सेकंड जो आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का था, इसको अपने ना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के पार्ट फर्स्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो अपने ने यहाँ पे पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था, दोनों टॉपिक। लिंक मैंने फर्स्ट पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई आंसर में आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।